नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों, बिहार पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए मॉक टेस्ट की हमारी सीरीज चल रही थी और ये टेस्ट नंबर 11 है, जिसे कि आप देख रहे हैं। पॉलिटी के एमसीक्यूज हम देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, जिसके द्वारा कंपनी के कार्यों को पहली बार विनियमित करने का प्रयास किया जाता है, उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सत्य नहीं है। तो यहाँ जो कथन दिए हैं उन्हें ध्यान से देखें। पहला कथन आपको कह रहा है कि इस अधिनियम से पहली बार ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में हस्तक्षेप किया। यानी ब्रिटेन की जो संसद है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना चाहती थी। और इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, मतलब उसकी महिमा बढ़ गई। और इस अधिनियम ने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। केंद्रीकरण का प्रयास शुरू होता है, यहाँ से केंद्रीकरण की शुरुआत होती है। और इस अधिनियम ने कलकत्ता में 1776 में, डेट ध्यान से देखिएगा, तो 1776 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया। अब आप बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि गलत इसका डी वाला ऑप्शन है। अगर आपने जरा सा भी रेगुलेटिंग एक्ट को ध्यान से देखा होगा, और आपने जरूर देखा होगा, तो इसमें आप देखते हैं कि कलकत्ता में जो हाई कोर्ट की स्थापना होती है वो डेट थी 1774। एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, डी वाला ऑप्शन बाहर कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 को देखिए। पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। 1784 का यह अधिनियम था और पूछा गया कि इसके माध्यम से किन स्थानों पर गवर्नर की परिषदें स्थापित की गई थी। गवर्नर की जो काउंसिल है उनको कहाँ पर स्टैब्लिश किया गया था, वो जगह आपको बतानी है। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसका राइट आंसर इसमें ई होना चाहिए। अब ई क्यों होना चाहिए? क्योंकि 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसमें मद्रास और बॉम्बे, ठीक है, 2 जगह, तो मद्रास और बॉम्बे, यहाँ पे गवर्नर की परिषदों को स्थापित करने की बात की गई थी। तो इसमें 2 ऑप्शन ज़्यादा इसमें सही होते हैं, तो 1 से ज़्यादा। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के तहत लोगों को प्रबुद्ध करने के उद्देश्य से, यानी धर्मांतरण वाली प्रक्रिया करने के लिए, ईसाई मिशनरियों को भारत लाने की अनुमति दी जाती है। मतलब अंग्रेज न सिर्फ यहाँ पर उपनिवेश बनाने की हैसियत से आते हैं, बल्कि यहाँ पर भारतीय जनता का वो ईसाईकरण करना चाहते हैं ताकि उन्हें अपने फायदे के लिए यूज़ कर सकें। ऐसा कोई निर्वाण की प्राप्ति कराने वाला उनका उद्देश्य नहीं था, वो तो सिर्फ अपना फायदा सिद्ध करना चाहते थे। तो ये जो मिशनरियाँ आती थी, पोप आते थे, पादरी आते थे, तो ये लोग धर्मांतरण करवाते थे। अब आप बताएं कि ये भारत आने की अनुमति कैसे प्राप्त होती है, मतलब कौन से अधिनियम के द्वारा? ये चार्टर एक्ट है, लेकिन कौन सा है? 1833 का है, 1853 का है, 1813 का है। तो ये प्रबुद्ध करने वाला जो काम है ना, ये 1813 वाले चार्टर एक्ट के माध्यम से किया जाता है। अंग्रेज कोशिश करते हैं कि भाई यहाँ पर एक बड़े एरिया की जो जनता है उसको ईसाईकृत कर लिया जाए, कुल मिलाकर अंग्रेजों के अंदर मिला लिया जाए। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। 1862 ये जो तारीख है, इसमें लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया था। अब इसमें से कौन सा व्यक्ति उसमें शामिल नहीं था? जो नहीं शामिल है वो आपको बाहर करना है। और इसे अगर आप देखें तो आप जानते हैं कि कैनिंग के द्वारा 3 भारतीयों को ये सम्मान दिया जाता है। एक तो बनारस के राजा रहते हैं, दूसरे पटियाला के महाराज रहते हैं और तीसरे सर दिनकर राव रहते हैं। तो आप देख लीजिए इसमें कौन से बाहर हो जाएंगे? हैदराबाद। तो बी वाले ऑप्शन को हम निकाल देते हैं। राजा ऑफ हैदराबाद या किंग ऑफ हैदराबाद बाहर हो गया। प्रश्न संख्या 5, गलत कथन का आपको चयन करना है। और इसमें कहा गया कि भारत में संविधान सभा के गठन का विचार ये वर्ष 1934 में आता है। और रॉय भारत में दक्षिणपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे, एमएन रॉय संभवतः। इसके बाद आप देखें, ये संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या जो है वो 389 होनी थी, ऐसा इसमें तय किया गया था। साथ में संविधान में मात्र महात्मा गांधी नहीं शामिल थे, संविधान सभा जो है उसमें गांधी जी शामिल नहीं थे। अब बताइए कि गलत कौन सा है? तो कथन जो आप देख रहे हैं इसमें ई वाला ही चुन लीजिए। ई वाला ऑप्शन हमने इसलिए चुना है क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में संविधान सभा के गठन का जो विचार है वो 1934 में रखा जाता है। तो बात तो ठीक है, एमएन रॉय के द्वारा रखा जाता है। और ये दक्षिणपंथी आंदोलन के नेता नहीं थे, ये तो वामपंथी थे, ठीक है, यही तो इनकी खासियत थी। तो ये वामपंथी आंदोलन के नेता थे। और महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, ये दोनों जने जो हैं ये संविधान सभा में शामिल नहीं होते हैं, ये भी बड़ी बात है। तो 1 से ज़्यादा इसमें गलत है। इसके बाद 6वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान के निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के अलावा कुछ और भी कार्य किए गए, इसमें कौन सा विकल्प सही है जरा बताइए। तो इसमें आप देखें, संविधान सभा ने मई 1948 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। और साथ में संविधान सभा जो है वो 24 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपना लेती है। और 25 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाती है, राष्ट्रीय गीत को अपनाती है, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रगान को अपनाती है 25 जनवरी 1950 और 24 जनवरी 1949 को अपनाती है राष्ट्रीय गीत को, ऐसा दिया हुआ है। अब बताएं कि इसमें से कौन सा सही है।
सही की तलाश आपको करनी है। और इसका भी राइट आंसर आप ई वाले को ही चुनेंगे। असल में 1949 की ये बात है। यहाँ आप देखें 1949 वाली जो बात है ना, इसमें राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया जाता है। और 1947 24 जुलाई की डेट थी, यहाँ 22 जुलाई दिया हुआ है, माफ़ कीजिए 24 जुलाई की डेट यहाँ पे दी हुई है और 22 जुलाई की डेट थी, जबकि 1947 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया 15 अगस्त से ठीक पहले। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया। और 24 जनवरी 1950 की तारीख जो थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के तौर पर चुना गया। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कई सारे स्टेटमेंट दिए तो हैं लेकिन सही नहीं है एक भी, तो इसलिए हम ई वाले को चुन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या अगले यानी 7वें को देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे, इनको छोड़कर, यानी इनको लेकर 7 थे। तो इसमें से कौन सा व्यक्ति उसमें नहीं शामिल था, यानी प्रारूप समिति का सदस्य कौन सा नहीं है, यह आपको देखना है। और इसमें भी आप राइट आंसर ई ही चुन लीजिए। और ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि अंबेडकर जी तो अध्यक्ष थे, उसके अलावा जरा सदस्यों को अगर आप देखें तो उसमें एन गोपालास्वामी अयंगर आते हैं, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी आते हैं। इसके अलावा आप देखें इसमें के एम मुंशी का नाम आता है, मोहम्मद सादुल्ला भी आते हैं, BL मित्रा भी आते हैं। तो सबके नाम तो लगभग दे रखे हैं, DP खेतान का भी नाम इसमें जोड़ लीजिएगा। कुल मिलाकर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 को देखिए। संविधान सभा की समितियों से संबंधित कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत की तलाश आपको करनी है। तो राज्यों के लिए जो समिति थी उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे, और मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे, जबकि प्रक्रिया नियम समिति जो थी यानी रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो अब इसमें आप बताएं कि गलत कौन सा है। तो गलत इसका सी वाला है, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट सब कमेटी जो है HC मुखर्जी की अध्यक्षता नहीं बल्कि ये JB कृपलानी की अध्यक्षता में चल रही थी। यहाँ पर क्या होना चाहिए, JB कृपलानी होना चाहिए, बाकी जितना दिया है वो सब ठीक है, सिर्फ सी वाला इसमें गलत। प्रश्न संख्या 9, महावीर त्यागी ने निम्नलिखित में से किसकी तुलना सेफ्टी वाल्व से की है, सुरक्षा वाल्व जैसे कि प्रेशर कुकर में होता है। अब बताइए, तो प्रधानमंत्री का पद और कार्य इसकी तुलना की है, या फिर भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, भाग 3 में क्या है आप जानते हैं, तो उसकी तुलना की गई है सेफ्टी वाल्व से, या फिर नीति निर्देशक सिद्धांतों की गई है, या फिर संसदीय प्रणाली जो है उसकी की गई, बताइए। तो सुरक्षा वाल्व की तुलना की गई है इमरजेंसी के प्रावधानों के लिए, और इसमें इमरजेंसी का प्रावधान कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसलिए भलाई यही है कि हम ई वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें। प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। पीपुल वॉर ग्रुप, ये आप देख रहे हैं आतंकवादी संगठन है। इसकी स्थापना आंध्र प्रदेश में कोंडापल्ली सीतारमैया नाम के एक नक्सली करते हैं, नक्सली नेता करते हैं। संगठन की स्थापना कब हुई थी, अब ये भी पूछा जा सकता है कि किसने की थी, इस ग्रुप की स्थापना किसने की थी, तो नाम आप याद रखिएगा, फिलहाल डेट बताइए। और ये जो 10वां है इसका राइट आंसर बी होगा, 22 अप्रैल 1980 ये तारीख थी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11, और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है जरा बताइए। और साथ में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में एक अध्यक्ष के अलावा मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं, यानी अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, साथ में वो भी बताइए। तो आप जानते हैं कि एक अध्यक्ष होता है और सदस्यों की संख्या कितनी होती है, मतलब ज़्यादा, कुल मिलाकर 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम उसकी जो लिमिट है वो 7 होती है। और जिले का जो अधिकारी होता है अर्थात जिलाधिकारी, या फिर आप कह सकते हैं कि उपायुक्त, वो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो इसमें सही है। प्रश्न संख्या 12, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में एक अध्यक्ष के अलावा अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, पदेन अध्यक्ष कौन होता है। पीछे हमने जिला वाला देखा, अभी राष्ट्रीय स्तर का देख रहे हैं, बताइए। तो इसका भी सी वाला सही होगा। इसमें अगर आप ध्यान से देखें, जब राष्ट्रीय स्तर की बात होती है ना, तो उसमें अधिकतर जो पदेन अध्यक्ष का पूछा जाता है तो प्रधानमंत्री होता है आमतौर पे, तो प्राइम मिनिस्टर, और 9 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। इसके बाद 13वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। आर्टिकल नंबर 165 जो है वो राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, इसके बारे में प्रावधान करता है। और कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का जो प्रावधान है वो 170 में है, जबकि 168 जो है वो स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर, ध्यान से देखिएगा, स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर, इसके बारे में प्रावधान दिखाता है। और 171वां आर्टिकल आपको बताता है कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो अब आप बताइए कि गलत विकल्प कौन सा है। विधान परिषदों की संरचना, विधानसभाओं की संरचना कौन से अनुच्छेद में है मालूम होनी चाहिए। 13वां क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा इसमें बी वाला, ठीक है। ये जो है ना, मतलब राइट आंसर का मतलब इसमें चुनेंगे हम इसे, लेकिन ये गलत कथन है। असल बात यह है कि अनुच्छेद 168 जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें नहीं बल्कि अनुच्छेद 170, माफ कीजिएगा, अनुच्छेद 176 यानी 176 जो है उसमें राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का प्रावधान है। तो यहाँ जो अभिभाषण वाला अनुच्छेद दिया है वो गलत दिया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा 4 भाषाओं, और 4 भाषाएं बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, इनको संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। और संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाओं की कुल संख्या इस संशोधन के द्वारा बढ़कर कितनी हो गई, वो भी साथ में आपको इसमें बतानी है, बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर इसमें सी होना चाहिए। ये 92वां संशोधन था,
ठीक है, ये 92वें नंबर का संशोधन था, वहीं तक बात नहीं है, ये 2003 में हुआ था। इसकी डेट क्या थी? 2003 थी, और 22 भाषाएं हो जाती हैं इसके बाद। इसके बाद 15वें नंबर के प्रश्न में पूछ लिया गया कि सही विकल्प कौन सा है जो वाक्य दिया है उससे संबंधित। तो पहले वाक्य ही पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि ये जो अधिनियम है इसके अंतर्गत संसद को मणिपुर के नए राज्य के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद के गठन के लिए अधिकृत किया गया था। मतलब द एक्ट हैड ऑथराइज द पार्लियामेंट टू क्रिएट द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर द न्यू स्टेट ऑफ मणिपुर। तो अब आप बताइए कि ये कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है और कब हुआ था? तो 15वां, और राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ये 27वां संशोधन था, बहुत पीछे की बात है, ठीक है। 27वां संशोधन था और ये हुआ था 1971 में। तो यहाँ कंफ्यूज करने के लिए 1971 सब में दिया है और इसी के द्वारा ये प्रावधान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। उसमें भी संशोधन ही पूछ रहा है। तो कहा गया कि 12वें संशोधन अधिनियम जो कि हुआ था संविधान में 1962 में, उसके माध्यम से निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को भारतीय संघ में शामिल किया गया? ये दमन दीव था, दादरा नगर हवेली था। अब वर्तमान स्थिति क्या है कि दोनों एक यूटी बन गए हैं, और लक्षद्वीप और पुडुचेरी। अब बताइए। तो प्रश्न संख्या 16 और इसका जो सही जवाब है उसमें ए हो जाएगा। ये दमन दीव था जिसको कि संघ में शामिल, मतलब इंडियन यूनियन में शामिल किया गया। इसके बाद प्रश्न संख्या 17 में चलते हैं और इसमें कहा जा रहा है कि 2 पूर्वोत्तर के राज्य हैं और इनमें से कौन से 2 पूर्वोत्तर के राज्य ऐसे हैं जिनमें केवल एक शहरी स्थानीय निकाय यानी नगर पालिका है, केवल एक नगर पालिका। ये कौन से 2? वैसे तो सारे राज्य ही बहुत बड़े बड़े नहीं हैं क्षेत्रफल के हिसाब से, तो उसमें देखिए कौन से हैं, 2 ठे। और इसका जो सही जवाब है वो इसमें बी हो जाएगा। ये शहरी स्थानीय निकाय के तौर पे देखें तो बी वाले ऑप्शन को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। ये मिजोरम और मेघालय है। इसके बाद प्रश्न संख्या 18 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज संस्था तेलंगाना राज्य में मौजूद नहीं है? जो आंध्र से अलग हुआ है तेलंगाना, उसमें मौजूद नहीं है। ग्राम पंचायत ही नहीं है, या फिर मंडल परिषद नहीं है, या फिर पंचायत समितियां नहीं है, या फिर जिला परिषद नहीं है। कौन सी चीज़ नहीं है? तो अब तेलंगाना के बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको मालूम होनी चाहिए। देखिए, पंचायत समिति जो है वो इसमें नहीं है। पंचायत समिति त्रिपुरा में हमें दिख जाएगी लेकिन तेलंगाना में नहीं दिखेगी, तो इसमें से हम पंचायत समिति को बाहर कर लेते हैं, बाकी सब है। प्रश्न संख्या 19, कांग्रेस पार्टी की विशेषज्ञ समिति जो थी यानी एक्सपर्ट कमेटी, उसकी इस्टेब्लिशमेंट कब की जाती है और कौन कांग्रेस पार्टी की विशेषज्ञ समिति यानी एक्सपर्ट कमेटी का मेंबर नहीं था? जो नहीं था वो आपको चुनना है, ध्यान दीजिएगा, और डेट इसकी चुननी, बताइए। तो प्रश्न संख्या 19, करेक्ट आंसर इसका बी होना चाहिए। देखिए, इसकी स्थापना होती है 8 जुलाई 1946 में और जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं। और कौन इसमें शामिल नहीं था? इसमें आप बी वाले को पहले चुन लीजिए। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके हिस्से नहीं थे, बाकी एन गोपालास्वामी अयंगर, के टी शाह और गाडगिल जी थे, हुमायूं कबीर भी थे, के संथानम भी थे, इन सब के नाम आते हैं। प्रश्न संख्या 20 को देखिए। यहाँ पे मंत्री दिया हुआ है और संबंधित विभाग दिया है और ये स्थिति है स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल से संबंधित, यानी 1947 की ये बात की जा रही। तो आर के षडमुख चेट्टी, इनको विभाग दिया गया था उद्योग और आपूर्ति का, यानी इंडस्ट्रीज और सप्लाईज का। और राजकुमारी अमृता कौर जो है इनके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट था, जबकि कम्युनिकेशन वाला डिपार्टमेंट दिया गया था रफ़ी अहमद किदवई को। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के हाथ में हेल्थ थी, यानी स्वास्थ्य विभाग था। तो अब इसमें से आप देखकर बताएं सही कौन सा है। तो सही इसमें एकमात्र सी वाला है। ये जो रफ़ी अहमद किदवई वाला दिया है ना, संचार विभाग, ये सही दिया है। बाकी आर के षडमुख शेट्टी जो है, चेट्टी असल में, ये वित्त विभाग को संभाल रहे थे। अमृता कौर जी के जिनमें स्वास्थ्य विभाग था, और मुखर्जी यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है ये उद्योग और आपूर्ति को देख रहे थे। प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। इसमें अंतरिम सरकार 1946 में जो गठित हुई थी उसमें मंत्री कौन था और किस विभाग से संबंधित था वो मिलान किया है। सही कौन सा है वो आपको बताना है। तो इंतरिम गवर्नमेंट के बारे में देखें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जिम्मे जो कॉन्सर्न डिपार्टमेंट है उसमें फूड और एग्रीकल्चर आया था। जॉन मथाई जो है इनके हिस्से में आया था फाइनेंस। इंडस्ट्रीज और सप्लाई वाला जो था ये CH भाभा संभाल रहे थे, मतलब इसके अध्यक्ष या इसके जो हेड थे वो कौन थे? CH भाभा थे। लियाकत अली खां जो है ये कार्य खान और ऊर्जा यानी वर्क, माइंस और पावर वाला जो डिपार्टमेंट है उसको हैंडल कर रहे थे। तो अब देखें इसमें मंत्री कौन सा सही मिलान किया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 21 इसका राइट आंसर ए ही होगा। राजेंद्र प्रसाद जी वाला बिल्कुल ठीक दिया है और एकमात्र वही ठीक दिया है, बाकी सब गलत है। असल में जॉन मथाई जो है ये उद्योग और आपूर्ति को संभाल रहे थे, भाभा जी जो है वो खान, ऊर्जा और कार्य वाला देख रहे थे, और लियाकत अली के जिम्मे वित्त विभाग था। ये बात हो रही है इंतरिम गवर्नमेंट की। इसके बाद प्रश्न संख्या 22 को देखें। संविधान की लघु समितियों के बारे में दे रखा है। तो क्रेडेंशियल समिति यानी प्रत्यायक समिति जो कही जाती है उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर KM मुंशी। सदन समिति जो थी यानी हाउस कमेटी उसके थे अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, और ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी यानी कार्य संचालन समिति पट्टाभी सीतारमैया देख रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये एडहॉक कमेटी और नेशनल फ्लैग को संभाल रहे थे। तो आप बताएं कि इसमें से सही कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 22 और 22 का जो राइट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा। डी वाले को आप चुन लीजिए। देखिए, एडहॉक कमेटी वाला जो ऑप्शन दिया है वो सही दिया है, बाकी जितने हैं वो गलत है। प्रत्यायक कमेटी जो थी उसको अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर देख रहे थे, न कि KM मुंशी। और सदन समिति के पट्टाभी सीतारमैया थे, जबकि कार्य संचालन के KM मुंशी थे। और ध्वज वाली जो तदर्थ समिति थी उसके राजेंद्र प्रसाद थे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं की थी?
किसने मतलब कौन सी समिति की अध्यक्षता ये नहीं करते हैं, अर्थात बाकी जो 3 हैं उनकी करेंगे। तो बताइए कौन सा है। प्रश्न संख्या 23 बी वाले ऑप्शन को चुन लीजिए। देखिए राज्य समिति यानी राज्यों के साथ बातचीत करने वाली जो कमेटी थी उसके ये अध्यक्ष नहीं थे। बाकी आप जितना भी देख रहे हैं ना, प्रक्रिया नियम समिति, संचालन, वित्त कर्मचारी, सबके वो अध्यक्ष थे। इसमें जो बातचीत वाली समिति थी ये जवाहरलाल नेहरू के जिम्मे थी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं। वल्लभ भाई पटेल जो है वो कौन सी कमेटी की अध्यक्षता करते हैं। तो संघ शक्ति समिति है यानी यूनियन पावर कमेटी है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी यानी संघीय संविधान समिति है, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है और ड्राफ्टिंग कमेटी भी है। बताइए इसमें वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता वाली जो कमेटी है वो आपकी कौन सी है। ये इसका ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। जो प्रांतीय संविधान समिति थी इसके अध्यक्ष डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बाकी प्रारूप समिति का आप भी जानते हैं कि अम्बेडकर जी थे, और संघ शक्ति समिति और जो संघीय संविधान समिति है दोनों के अध्यक्ष नेहरू जी थे। तो इसमें से हम सी वाले ऑप्शन को चुनते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं। यहाँ पर कुछ मामले दे रखे हैं और वो किससे संबंधित थे साथ में वो भी दिया हुआ है। जैसे भीम सिंह जी का जो मामला था यानी केस था वो वेलफेयर स्टेट से जुड़ा हुआ था, और इंदिरा साहनी वाला जो केस था ये दूसरा मामला है असल में, पहला वाला नहीं। तो इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम से ये जुड़ा हुआ था, स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली। और ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन का जो केस था वो प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी यानी समानता के मुद्दे पर चल रहा था। तो हर केस का कुछ ना कुछ आधार होता है, वही दिया हुआ है। इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 25 इसका जो सही जवाब है वो इसमें ए हो जाएगा, और ए का मतलब हम ये कूट जो है इसका कोड वर्ड है उसको चुनेंगे। केवल पहला सही है, बाकी सब गलत है। भीम सिंह जी वाला जो मामला है ना ये 1981 का है, कल्याणकारी राज्य से जुड़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सामाजिक आर्थिक न्याय ये आप देखें, इंदिरा साहनी वाला जो मामला था, इंदिरा साहनी ये सेकंड मामला था, सेकंड केस था, ये सन 2000 का है, ठीक है, सन 2000 में आता है और समानता के सिद्धांत से इसका कनेक्शन था। जबकि ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वाला जो है वो स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली से जुड़ा है, सन 2002 का है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 26 को देखते हैं। प्रश्न में दिया है कि मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की कार्यपालिका के अंतर्गत नहीं आती है। अब बताइए कौन सा यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली है, पुडुचेरी है, लद्दाख है कि जम्मू कश्मीर है। तो इसमें से आप जो लद्दाख वाला ऑप्शन है उसको चुन लीजिए। लद्दाख में उपराज्यपाल जो है वो संभालते हैं। बाकी जितनी भी आप यूनियन टेरिटरी देख रहे हैं, जैसे दिल्ली है तो उसमें उपराज्यपाल है, साथ में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद आते हैं। बाकी तीनों में आते हैं लेकिन लद्दाख में नहीं आते, तो लद्दाख को आप बाहर कर लीजिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 27 को देखते हैं। विषम विकल्प का आपको चयन करना है। तो अंडमान निकोबार आइलैंड जो है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक है। दादरा नगर हवेली में भी वही है, दमन दीव में भी वही है। अब बताइए कि इसमें से विषम कौन सा है, ऑड कौन सा है, ये आपको सेलेक्ट करना है। तो उपराज्यपाल संभालते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, वही इसमें से ऑड है, बाकी जगह पे एडमिनिस्ट्रेटर है, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसमें से आप अंडमान निकोबार को बाहर कर लीजिए, जो ए वाला ऑप्शन। इसके बाद 28वें नंबर के प्रश्न में आपसे पूछ लिया गया कि कौन से 2 पूर्वोत्तर के राज्य हैं जो कि 20 फरवरी 1987 को, ये डेट है 1987 की, उस समय स्थापित किए जाते हैं। ये कौन से 2 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं। प्रश्न संख्या 28 करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, डी वाला हो जाएगा। डी वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे तो मिजोरम और अरुणाचल ये दोनों ही इस डेट पे स्थापित किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 29 को देखते हैं। कौन सा पूर्वोत्तर राज्य 21 जनवरी 1972 को स्थापित नहीं किया गया था। अब यहाँ पे जो नहीं हुआ है वो आपको सेलेक्ट करना है, और इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो मेघालय जो है वो 1972 में, मणिपुर जो है वो भी 1972 में 21 जनवरी की डेट में, और त्रिपुरा भी 21 जनवरी 1972। तो तीनों को आप याद रखेंगे। सिक्किम की जो तारीख है ना वो 1975 की है, बड़ी मुश्किल से इसको भारत संघ में मिलाया जाता है, नहीं तो चीन के कब्जे में हो जाता। और 16 मई 1975 की तारीख है, तो सिक्किम को आप बाहर कर लीजिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 30 को देखते हैं। अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं, वो अनुच्छेद आपको बताना है। तो इसमें देखकर बताइए। 30वां प्रश्न आप देख रहे हैं, देखिए इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसमें जो आर्टिकल आपने देखे ना 342, 41, 15, 25, 342 वाला जो अनुच्छेद है वो इससे संबंधित है। ठीक, मतलब ये कहा गया है कि अनुसूचित जातियों से संबंधित प्रावधान, और 315वें वाले में क्या है तो उसमें लोक सेवा आयोग का वर्णन है, आप जानते हैं। 341 वाला जो है उसमें अनुसूचित जाति से संबंधित प्रावधान है, यहाँ पे जनजाति की बात की जा रही है, और अनुसूचित जनजाति का आप देख ही रहे हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए योग्यता से संबंधित प्रावधान दिए गए। निर्वाचन के लिए जो योग्यता होनी चाहिए उसका वर्णन कौन से आर्टिकल में किया गया है ये आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या इसका जो 31वां है करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 58वें नंबर का जो आर्टिकल है उसमें ये प्रावधान किया गया है। 58वें आर्टिकल में राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए क्या हैसियत होनी चाहिए वो दिया है, और बाकी 59वां जो है उसमें कार्यालय की जो शर्तें हैं वो दी हुई हैं। साथ में राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होगी ये 56वें में दिया है। इस तरीके से हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 को आप देखें। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक नियोजन के मामलों में अवसर की समानता से संबंधित प्रावधान दिए हैं, और निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के प्रावधान आपको दिखते हैं। 2 चीज, मतलब 2 आर्टिकल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होना चाहिए। देखिए इसमें 16वां, 20वां, 17वां, 20वां ऐसे करके दिया हुआ है। फिलहाल करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा।
आर्टिकल नंबर 16 और आर्टिकल नंबर 20 जो 16वां है उसमें लोक नियोजन के मामलों में अवसर की समानता की बात की गई है, यानी अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसमें समानता की बात की जाती है। और साथ में जो आपका अनुच्छेद 17 है उसमें अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात होती है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है अपराधों के लिए दोष सिद्धि, तो दोष सिद्धि वाला जो अनुच्छेद है वो 20वां है। तो इसे हमने देखा, इसके ए वाले को चुनते हैं और आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 33 को देखिए। किस संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं से संबंधित कितने विषय दे रखे हैं वो भी साथ में बताइए। दो चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी वाला हो जाएगा। ये 74वां संशोधन था। ठीक है, 74वें नंबर का संशोधन था और इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकार और जिम्मेदारियों का पूरा निर्देशन जो 12वीं अनुसूची है उसमें किया गया है। कुल मिलाकर इसमें कितने विषय हैं? 18। इसके बाद 34वें नंबर के क्वेश्चन को देखें। 11वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित कितने विषय दिए हुए हैं और किस संशोधन अधिनियम के द्वारा ये अनुसूची जो है मतलब 11वें नंबर की ये जोड़ी गई है, संविधान का हिस्सा बनी है। तो 11th शेड्यूल के बारे में ये दे रखा है, इसमें आप देखकर बताएं इसके अंदर सब्जेक्ट कितने हैं और कौन सा अमेंडमेंट होता है। देखिए 34वां जो है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये डी वाले ऑप्शन को आप देख रहे हैं। 29 इसमें टोटल सब्जेक्ट है और ये 73वां अमेंडमेंट होता है 1992 में, जिसके द्वारा इसे संविधान का हिस्सा बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 35। निम्नलिखित में से कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? आप बताइए। 10th शेड्यूल, उसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, सेम फ्रेम इसका है। तो 35वां जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसमें बी वाले ऑप्शन को देख रहे हैं आप। 1985 का ये समय था जबकि संशोधन करके संविधान में ये जो अनुसूची है मतलब 10th शेड्यूल है इसको ऐड किया गया और ये 52वें नंबर का संशोधन था। ठीक है, 52वें नंबर का था। दल बदल विरोधी कानून के रूप में भी इसको जाना जाता है। इसके बाद 36वें नंबर के प्रश्न को देखें। 6वीं अनुसूची में कितने पूर्वोत्तर के राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं वो संख्या आपको बतानी है, और साथ में कौन सा पूर्वोत्तर का राज्य 6वीं अनुसूची में नहीं आता है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्ट स्टेट डज नॉट कम अंडर द 6th शेड्यूल। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। पेयर में यहाँ भी दिया है, दो प्रश्नों को जोड़ कर दिया हुआ है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ इकट्ठी कर सकें, और इसका 36 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। मतलब टोटल इसमें 6वीं अनुसूची में 4 जो प्रावधान दिए हुए हैं उनकी संख्या दे रखी है। साथ में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जैसे जो राज्य हैं वहाँ जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है, लेकिन उसमें जो नहीं आता है राज्य उसकी हम बात करेंगे तो सिक्किम उसमें नहीं आता है, बाकी जितने हैं वो शामिल हैं। प्रश्न संख्या 37 को देखते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान कौन सी अनुसूची में दिए हुए हैं वो अनुसूची आपको बतानी है। तो इसमें 3री, 4थी, 5वीं और 6वीं दिया हुआ है, तो आप चुनेंगे किसको। ये आपकी 5वीं अनुसूची है और सी वाले ऑप्शन को आप चुन लीजिए। 5वीं में ये प्रावधान हमें दिखाई देता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें अगले वाले को देखते हैं। 38वां प्रश्न आपका इंतजार कर रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल द प्रोविजंस रिलेटेड टू नेम्स ऑफ यूनियन टेरिटरी एंड देयर एक्सटेंट हैव बीन गिवन। मतलब इसमें ये पूछा जा रहा है कि अनुसूची कौन सी है जिसके अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमा दी हुई है। तो ये कौन सी है, पहली है, दूसरी है, तीसरी है कि चौथी है? तो ये वाली अनुसूची तो पहली है जिसमें कि नाम और सीमा का उल्लेख किया गया है, और इसमें हम ए वाले ऑप्शन को चुनते हैं। प्रश्न संख्या 39 को देखिए। निम्नलिखित में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। पार्ट 1 में फंडामेंटल राइट है, पार्ट 2 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, सिटीजनशिप का जो प्रावधान है वो पार्ट 3 में है, पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। सही कौन सा है बताइए। तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो इसमें ठीक है। जो भाग 4 दिया हुआ है ना, नीति निर्देशक तत्व, वो सही दे रखा है। बाकी जितने हैं जैसे कि भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का प्रावधान है, नागरिकता का जो जितना भी प्रोविजन है वो भाग 2 में दिया हुआ है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है और भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत। तो डी वाले ऑप्शन को हम सही बताते हैं। फिर 40वें को देखते हैं। यहाँ भाग 6 की बात की जा रही है। पार्ट 6 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, इसमें किस अध्याय में, मतलब भाग 6 का कौन सा अध्याय है जिसमें कि राज्य विधानमंडल का उल्लेख किया गया है, और भाग 6 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अध्याय में अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख है, ये भी बताइए। दो चीज़ें आपको एक साथ इसमें बतानी है, और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। तो संविधान का जो भाग 6 है उसमें राज्य सरकारों का प्रावधान है, आप जानते हैं, और राज्य सरकारों का जब प्रावधान होता है तो उसमें अध्याय 1 में सामान्य चीज़ें हैं, बाकी कार्यपालिका का जो विचार है वो अध्याय 2 में दिया हुआ है। अध्याय 3 जो है उसमें राज्य के विधानमंडल की बात है। तो उस आधार पर अगर आप देखेंगे तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो ज़्यादा सही होता है। अध्याय 6 में अधीनस्थ न्यायालय की व्यवस्था है, तो उस आधार पर हम बी वाले को चुनते हैं। ठीक, चैप्टर यहाँ जो दिए हुए हैं उसको देखकर हमें करना है। इसके बाद 41 को देखते हैं। संविधान के भाग 5 में निम्नलिखित में से किस अध्याय में कार्यपालिका का उल्लेख है। कार्यपालिका का उल्लेख किस में है, और भाग 5 के निम्नलिखित में से कौन से अध्याय में संघ की न्यायपालिका का उल्लेख है, साथ में आपको ये भी बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 41 को आपने देखा, और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा। चैप्टर 1 है और चैप्टर 4 है जिसमें कि ये दोनों प्रावधान है। कार्यपालिका वाला जो उल्लेख है वो पहले में है और संघ की न्यायपालिका का है चौथे में। प्रश्न संख्या 42 को देखते हैं। भारत की आज़ादी के बाद किस व्यक्ति के द्वारा ये सुझाव दिया गया था कि कांग्रेस को अब खत्म कर देना चाहिए, इसका काम हो चुका है, और साथ में ये भी पूछा गया कि भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी।
तो ये तो आप भी जानते हैं कि ये सुझाव गांधी जी का था। महिलाओं की संख्या बताइए कितनी थी? तो संविधान सभा में महिलाओं की संख्या थी 15, और उसके आधार पे देखें तो ए वाला ऑप्शन इसका परफेक्ट। प्रश्न संख्या 43 को देखते हैं। भीमराव अंबेडकर जो है वो कौन सी प्रेसिडेंसी से संविधान सभा में चुने गए थे, और प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को या फिर नवंबर में संविधान दिवस मनाया जाता है। किस महीने में मनाया जाता है वो भी आपको साथ में बताना है। तो इसमें आप देखकर बताएं, और करेक्ट आंसर इसका सी होगा। स्पष्ट है। देखिए, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से इन्हें चुना गया था और 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पे मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 44 को देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के कितने सत्र आयोजित किए गए, वो सत्रों की संख्या आपको बतानी है, और किस तारीख को संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया वो भी बताना है। तो इसमें तो आसान जवाब है। आप अगर प्रस्तावना को पढ़े हैं बार बार तो आराम से उत्तर दे सकते हैं। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बी हो जाएगा। 11 बार सत्र आयोजित किए जाते हैं और 26 नवंबर 1949 को इसे आत्मार्पित और स्वीकार किया जाता है, मतलब अंगीकृत किया जाता है। ठीक, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ये शब्द आपको जो प्रस्तावना है उसमें दिखाई देते हैं। तो 44 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 45वें नंबर के प्रश्न को देखें। हथौड़ा, हसिया और तारा, ये एक चुनाव चिन्ह है। कौन सी पार्टी का है जो कि राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता प्राप्त की है? ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, या फिर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, या नेशनल पीपुल्स पार्टी है? और इसका जो सही जवाब है वो इसमें डी हो जाएगा। देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है उसका ये चुनाव चिन्ह है, मतलब हथौड़ा, हसिया और तारा। ठीक, इसे हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। बाकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का आप भी जानते हैं घड़ी है, और जो भारतीय तृणमूल कांग्रेस है, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, उसका फूल और घास है। इस तरीके से हम देखते हैं। पीपुल्स पार्टी का पुस्तक है चुनाव चिन्ह। प्रश्न संख्या 46 को देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी कलकत्ता में, वो डेट आप बताइए, और इसके मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने न्यायाधीश इसमें मौजूद थे वो संख्या भी बताइए। तो अभी रेगुलेटिंग एक्ट से ही हमने शुरुआत की थी इस टेस्ट की। आप जानते हैं कि 1774 में कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है, और एलिजा इम्पे के अलावा इसमें जो न्यायाधीशों की संख्या थी वो 3 थी, यानी कुल मिलाकर 4 और उन्हें छोड़कर 3। तो 3 हम चुनेंगे और 1774 वाली जो डेट है उसको चुनेंगे। तो इसमें से करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान के तहत 1774 में ये हाई कोर्ट स्थापित किया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और माफ कीजिएगा, ये हाई कोर्ट नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट है। तो कौन सा अधिनियम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था, वो आपको खामियों को दूर करने वाला अधिनियम बताना है। तो 1781 का अधिनियम था, 1780 का संशोधन अधिनियम था, 82 का था, 83 का था। इसमें डेट जो सन है वो दिया हुआ है, बताएं। तो देखें, 1781 में एक एक्ट ऑफ अमेंडमेंट आता है, और ये जो अमेंडिंग एक्ट था इसके द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट में जितनी भी कमियां थी उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है, और इसे बंदोबस्त कानून भी कहा जाता है। कुल मिलाकर करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, 1781। इसके बाद 48 को देखते हैं। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान कमांडर इन चीफ के पद की मांग की गई थी? तो ये कमांडर इन चीफ का पद किसने मांगा था? ये महिमा मंडित जो पद था ना, ये चाहिए था कॉर्नवालिस को, जो कि काफ़ी कुलीन घर के थे। ठीक, और बाहरी मोर्चों पर असफल हो जाते हैं तो अंग्रेज उन्हें यहाँ भेज देते हैं, और यहाँ वो एक गवर्नर जनरल की हैसियत से काम करते हैं। तो कुल मिलाकर 1786 का अधिनियम था, और उसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ये बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। और इनकी 2 शर्तें थी, मतलब इन्होंने कहा कि शासन अगर मुझसे करवाना है तो मेरी शर्तें माननी होगी। पहली शर्त यह है कि इन्हें सेनापति या कमांडर इन चीफ का पद दिया जाए, और बाकी इन्हें कई सारे अधिकार चाहिए थे। तो कुल मिलाकर कॉर्नवालिस वाला जो इसमें आंसर है वो सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 49 को देखते हैं। 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें भारत सरकार के राज्य सचिव की सहायता के लिए भारत की कितनी सदस्यीय परिषद की स्थापना की गई थी? मतलब भारत में राज्य सचिव की सहायता हेतु परिषद स्थापित की गई थी। तो उसमें कितने मेंबर थे ये आपको बताना है। देखिए, इसमें 15 सदस्य थे। टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 50। पोर्टफोलियो सिस्टम जो था इसको कब स्टार्ट किया गया और किसने शुरू किया? तो ये तो आपने कई बार देखा होगा। देखिए, पोर्टफोलियो सिस्टम जो है ये कैनिंग के द्वारा स्टार्ट किया जाता है, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा शुरू किया जाता है, और समय था 1859 का। ये अधिनियम था 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, और 1861 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था उसमें मान्यता दी जाती है पोर्टफोलियो प्रणाली को। तो इसमें से अगर आपको चुनना रहे तो समय जो पोर्टफोलियो वाला है उसी को चुनिएगा, और बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट। बाद में इसको मान्यता मिलती है 1861 के अधिनियम के द्वारा, तो वो नहीं पूछा जा रहा है, स्थापना की बात की जा रही। इसके बाद आप देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है ये बताना है आपको। और भारत में पहली बार संसदीय सचिव का पद जो है ये कितने वर्ष में मतलब कौन से वर्ष में सृजित किया गया था ये भी बताना है। 2 चीज़ें आपको देखकर बतानी है, और इसमें से कौन सा सही जवाब होगा। तो आप जानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति जो है इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और आज़ाद भारत में पहली बार संसदीय सचिव का जो पद है वो 1951 में सृजित किया गया था, संविधान लागू होने के ठीक अगले ही वर्ष। तो उस हिसाब से अगर देखें तो इसका जो ए वाला ऑप्शन है वो सही होता है। प्रश्न संख्या 52 को देखते हैं। मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन प्राप्त करना आवश्यक है? और कौन सा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के द्वारा पेश किया जाता है, मतलब वो क्या चीज़ होती है ये आपको बतानी है। अब इसमें संख्या और प्रस्ताव का नाम बताइए।
तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, डी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। 50 सदस्यों का कम से कम समर्थन आवश्यक है और ये विश्वास प्रस्ताव है जो कि मंत्रिपरिषद के द्वारा पेश किया जाता है, मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस। प्रश्न संख्या 53 को देखते हैं। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में सिर्फ कितनी बार मिलता है? तो एक बार मिलता है, ये भी पूछा जा सकता है कि कितनी बार मिलता है, तो आप सिर्फ एक बार देखिएगा। और सिर्फ एक बार मिलता है, कहाँ पर मिलता है वो अनुच्छेद का नाम आपको बताना है। इसमें ये पूछ लिया गया कहाँ पे मिलता है। और कैबिनेट में कैबिनेट में क्या शामिल होते हैं, मतलब कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं कि राज्य मंत्री भी उनके साथ रहते हैं, ये भी आपको साथ में बताना है। दो चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो ये जो 53 नंबर का क्वेश्चन है, दोनों अलग अलग प्रश्न हैं और इन्हें कभी भी एक साथ नहीं दिया जाएगा। ये जानकारी एक साथ ज़्यादा देने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है, नहीं तो ये एक अलग प्रश्न है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग पहले कौन से अनुच्छेद में किया गया है और एकमात्र जगह पे किया है। बाकी कैबिनेट मंत्री के अलावा कैबिनेट में कोई और हो सकता है या नहीं हो सकता है, ऐसे आपसे पूछ सकता है। तो इसमें आप जवाब दीजिए। देखिए 53 जो है इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग सिर्फ एक ही बार अनुच्छेद 352 में किया गया है। ठीक है, ये संविधान का अनुच्छेद 352 है और कैबिनेट में सिर्फ कैबिनेट मंत्री होते हैं, उसमें राज्य मंत्री के लिए कोई जगह नहीं होती है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। इसके बाद 54 को देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? और अनुच्छेद 371 बी के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित विशेष प्रावधान दिए गए हैं, वो भी आपको साथ में देखकर बताना है। अब इसमें ध्यान से देखिए तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। आर्टिकल 371 यच जो है इसमें अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित स्पेशल प्रोविजन दिए हुए हैं और 371 बी के तहत जो विशेष प्रावधान है वो असम के बारे में दिए हुए हैं। तो ऐसे आप देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 55 को देखते हैं। भारत की संविधान सभा की स्थापना किस तारीख को की गई थी 1946 में और किसने संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी, उस व्यक्ति का नाम भी आपको बताना है। तो 1946 में की गई थी वो तो ठीक है, लेकिन डेट कौन सी थी? तो दोस्तों ये 9 दिसंबर की तारीख थी। आप जानते हैं 9 दिसंबर की तारीख थी और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो उस हिसाब से इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट है। प्रश्न संख्या 56 को देखते हैं। संविधान सभा में किसके द्वारा उद्देश्य संकल्प को प्रस्तुत किया गया था और भारत के लिए एक संविधान प्रस्ताव 22 जनवरी कितने सन की बात है, मतलब कौन से वर्ष में संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, वो भी साथ में आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि भारत की जो प्रस्तावना, मतलब भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो उद्देश्य प्रस्ताव से ही निकली हुई है, उसी पर आधारित है। तो अब इसमें आप बताइए किसके द्वारा उसको पेश किया गया था। तो ये काम पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। ठीक है, तो इसमें नेहरू जी को आप चुनेंगे और बाकी जो संविधान सभा के द्वारा एक संविधान का प्रस्ताव दिया जाता है। तो ये कुल मिलाकर 1947 की बात थी, 22 जनवरी 1947 की बात थी। तो डेट तो वहाँ दी है, सिर्फ सन आपको चुनना था और इसलिए हम सी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 57 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किन दो राज्यों में राज्यसभा में सीटों की संख्या समान है? तो सीटों की संख्या कहाँ कहाँ समान है? छत्तीसगढ़ में और हरियाणा में इसमें समान दिख रही है। बाकी तो आप देखते हैं असम में 7 है और हिमाचल में जो है वो 3 है। तो इस हिसाब से देखें तो बी वाला जो ऑप्शन है वो परफेक्ट है। इसके बाद 58वें नंबर के क्वेश्चन को देखें तो किस पूर्वोत्तर राज्य में लोकसभा में एक से ज़्यादा सीटें हैं? एक से ज़्यादा सीट बताइए। पूर्वोत्तर के राज्य छोटे छोटे हैं तो उस आधार पर सीटें भी कम हैं। देखिए मेघालय में 2 सीट है तो ये एक से ज़्यादा हुई, इसी को चुन लीजिए। बाकी मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में एक एक सीट है। तो मेघालय को आप पकड़ लीजिए, इसमें सी वाला ऑप्शन। इसके बाद 59वें नंबर के क्वेश्चन को देखें। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा में सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों की संख्या है, बताइए इसमें से कौन सा राज्य है? तो इन विकल्पों में अगर देखा जाए तो इसमें से आप देखें कर्नाटक में सबसे ज़्यादा संख्या है, 28 है टोटल। बाकी केरल में थोड़ी कम है, 20 है और आंध्र में 25 है, तेलंगाना में 17 है। ऐसे तो अगर आंध्र और तेलंगाना एक होते तो सीटों की संख्या इन्हीं दोनों मिला के ज़्यादा हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों 2 राज्य हैं। तो इस हिसाब से अगर देखें तो ए वाला जो ऑप्शन है वो परफेक्ट है। कर्नाटक में कितनी है अभी फिलहाल? 28। इसके बाद 60वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान की निम्नलिखित कौन सी विशेषता भारत शासन अधिनियम 1935 से नहीं ली गई है? अब मजे की बात यह है कि 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है उसकी समीक्षा के लिए साइमन कमीशन गठित किया जाता है 10 साल से पहले ही, और उसका सारे भारतीय मिलकर विरोध करते हैं कि सारे यूरोपियन तो इसमें हैं और कानून हमारे लिए बनाने वाले हैं, तो ये कोई बात नहीं हुई, इसमें हमको भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। लेकिन साइमन कमीशन अंततः अपनी रिपोर्ट भी पेश करता है और जो रिपोर्ट पेश करता है उसी पर विचार विमर्श के लिए फिर गोलमेज सम्मेलन होते हैं, मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है और अंत में जो फैसला लिया जाता है। तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है वो उसी फैसले का परिणाम था, यानी साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन उसमें शामिल की गई थी और उसी का ढांचा हमने ले रखा है अपने संविधान में। तो घुमा फिरा कर वही चीज़ें हमने अपने संविधान में घुसाई हुई हैं। कुल मिलाकर अब बताइए कौन सी विशेषता 1935 के एक्ट से नहीं ली गई? और इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी वाला हो जाएगा। सी वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट कीजिए। कैबिनेट सिस्टम जो है ना वो नहीं लिया गया है इससे। कैबिनेट सिस्टम कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। बाकी राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, इमरजेंसी का प्रोविजन, वो सब हमने वहीं से उठाया है। प्रश्न संख्या 61 को देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से भाग के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच में संबंध का ब्यौरा मिलता है और विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध से संबंधित प्रावधान भी वहाँ पर दिखाई देते हैं? ये सब कहाँ पर दिया हुआ है?
तो इसमें देखें भाग 11 है, भाग 12, 13, 14 ऐसे दिया हुआ है। और आप जानते हैं कि जो संविधान का भाग 11 है उसमें संघ और राज्यों के बीच में संबंध की बात होती है। उसका जो अध्याय 1 है वो विधायी संबंधों की बात करता है, यानी लेजिस्लेटिव रिलेशंस, ठीक है, लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में बात करता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन के बारे में जो चैप्टर 2 इसका है, भाग 2 है, वो बात करता है। तो इसमें से आप ए वाले को चुनेंगे और बाकी को छोड़ देंगे। प्रश्न संख्या 62 को देखते हैं। कौन सा राज्य कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतर्गत नहीं आता है और कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई थी वो भी आपको बताना है। तो नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद होते हैं, फिर उस पर ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं। तो कृष्णा नदी का जो जल है उस पर विवाद हुआ और फिर जो ट्रिब्यूनल बना था, ये पहला ट्रिब्यूनल है, तो ये 1969 का है, ठीक है। इसकी डेट क्या है, 1969 की है। और महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र इसमें जुड़े थे, लेकिन केरल इससे जुड़ा हुआ नहीं है। तो केरल इसमें बाहर है, तो हम सी वाले ऑप्शन को चुन लेंगे और आगे चलेंगे। प्रश्न संख्या अगले को देखिए, यानी 63वां। और इसमें कहा जा रहा है कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं जरा बताइए, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है वो भी बताइए। 2 चीज़ें आपसे एक साथ पूछी गई हैं। तो आप जानते हैं कि जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है इसमें बिहार आता है आपका, इसीलिए पूछा भी गया है। उसके अलावा झारखंड आता है, पश्चिम बंगाल आता है और उड़ीसा आता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे होगा, कोलकाता में होगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो इसका जो ए वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट है। प्रश्न संख्या 64 को देखते हैं। पूछा गया कि कौन सा राज्य मध्य क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत नहीं आता है और मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, साथ में ये भी बताइए। तो मध्य क्षेत्रीय परिषद जो मध्य के राज्य हैं उनको संभालेगी, मुख्यालय इसका प्रयागराज में है, इलाहाबाद में है। उत्तर प्रदेश इसी में आता है, उत्तराखंड भी आता है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भी आता है। पहले क्या था, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश का भी टुकड़ा हो गया, मध्य प्रदेश का भी हो गया, तो अभी 4 टुकड़े हो गए, है ना। तो कुल मिलाकर डी वाला ऑप्शन इसका परफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा नहीं आता है वो बताना था, तो इसमें आपने झारखंड को बाहर कर लिया। प्रश्न संख्या 65 को देखते हैं। कहा गया कि अनुच्छेद 53 के अंतर्गत कौन से संबंधित, मतलब कौन से पद से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं वो आपको इसमें देखकर बताना है। भारत के राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है, या संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन उसकी बात की गई है, या फिर मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात की गई है। तो इसमें आप देखें और बताएं। देखिए 65 जो है ना, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। सी वाले को चुन लीजिए। संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में इसमें कहा गया है, अनुच्छेद 53, ठीक। अनुच्छेद 52 जो है ना 52, उसमें भारत के राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान और राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात जो 54वां अनुच्छेद है वो करता है। 55वां जो है वो चुनाव का तरीका बताता है। तो कुल मिलाकर इसमें से हम चुनेंगे किसको, सी वाले को, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 66 को देखिए। भाग 5 जो संविधान का है उसके किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। इतनी दया किया है कि कम से कम आपको पार्ट बता दिया है, तो भाग बता दिया है संविधान का, अब अनुच्छेद उसी रेंज में आपको खोजना है। बताइए कौन सा है, कहाँ से कहाँ तक इसका वर्णन है। तो प्रश्न संख्या 66 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा। आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक ये प्रोविजन दिखाई देता है। और संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी, मतलब जो अटॉर्नी जनरल है वो सब शामिल होते हैं। इसके बाद 67वें नंबर के क्वेश्चन को देखें। जो कथन सही है उसकी तलाश आपको करनी है। तो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। और पीआईएल की उत्पत्ति, या पीआईएल जो शब्द लिया गया है, इसकी उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत जो है ये विधि के शासन की अवधारणा को आधार देता है। देश के किसी न्यायालय में चल रहा जो मामला है उसको अन्यत्र भेजने का अधिकार सिर्फ हाई कोर्ट को, माफ कीजिए, सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है, ऐसा दिया हुआ है। तो बताएं कि इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 67, जितने दिए हैं सब सही है, इसमें कुछ भी तो गलत नहीं है, और इसीलिए हम ई वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं बिना देर किए। 68वें को देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं ली गई है। जो ली गई है उसको आपको नहीं चुनना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकार लिया है सबसे प्रमुख, उसके अलावा न्यायपालिका की आज़ादी भी वहीं से ली है। राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग चलाकर उसे बाहर करना हो तो वो भी हमने अमेरिका से सीखा है। लेकिन ब्रिटेन से हमने क्या सीखा है, संसदीय विशेषाधिकार। तो संसदीय विशेषाधिकार को हमने अमेरिका से तो नहीं सीखा, इसलिए हम इसको बाहर कर लेंगे, ये जो प्रिविलेज यहाँ पर दी हुई है। इसके बाद 69वें नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित जो विशेषताएं दे रखी हैं उसमें से कौन सी 1935 से नहीं ली गई हैं। बहुत सारी ली गई हैं, कौन सी नहीं ली गई है वो आपको बताना है। तो जो परमाधिकार लेख होता है वो हमने वहाँ से नहीं लिया है, मतलब इस रिट के बारे में हमने वहाँ से नहीं सीखा। और राज्यपाल का कार्यकाल वहाँ से नहीं सीखा, आपातकालीन प्रावधान वहाँ से नहीं सीखे, प्रशासनिक विवरण वहाँ से नहीं सीखा, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स वहाँ से नहीं ली। बताइए कौन सा इसमें से नहीं लिया है। तो हमने परमाधिकार लेख जो है ना वो वहाँ से नहीं सीखा है, ये तो ब्रिटिश संविधान की देन है। तो ए वाले ऑप्शन को हमने इसमें से बाहर कर लिया। प्रश्न संख्या 70 को देखें। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बात सीखी है, और रूसी संविधान से हमने मौलिक कर्तव्य लिया है। आयरलैंड के संविधान से न्यायपालिका के बारे में यानी जुडिशियरी के बारे में हमने प्रोविजन ले रखे हैं। तो अब आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 70, केवल बी वाला इसमें से ऑप्शन जो है, और बी वाले का मतलब यहाँ नीचे है, ठीक है, मतलब पहला दूसरा दोनों सही है। ये वाला जो दोनों दिया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन और रशियन, दोनों ठीक है, लेकिन आयरलैंड के संविधान से हमने ये नहीं सीखा है।
मतलब भारत का जो भारत शासन अधिनियम है 1935, उसी में न्यायपालिका है, तो हमें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता थी नहीं, हमने वहीं से उठा लिया। तो इसमें से ये वाला जो है ना न्यायपालिका वाला, ये गलत है। प्रश्न संख्या 71 को देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि नागरिकता जो है, सिटीजनशिप, उससे संबंधित प्रावधान संविधान के कौन से भाग में दिए गए हैं। अभी हमने पीछे इसी टेस्ट में देखा है। और मौलिक अधिकारों से संबंधित जो प्रावधान है वो किस भाग में है। ये दो चीज़ें आपको मतलब पार्ट पूछा जा रहा है तो थोड़ी यहाँ हल्की चीज़ है। अगर अनुच्छेद पूछा जाता है तो थोड़ा बारीकी से देखना पड़ता है। तो 71वां क्वेश्चन देख लीजिए और इसमें जो करेक्ट आंसर है वो इसका बी हो जाएगा। बी वाले ऑप्शन को देखिए, भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है और भाग 3 में किसका प्रावधान है, मौलिक अधिकारों का। प्रश्न संख्या 72, कौन सा अध्याय भारतीय संविधान के भाग 5 में शामिल नहीं किया गया था, ये बताइए कौन सा अध्याय नहीं शामिल किया गया था, वो आपको देखना है। और आप जानते हैं कि जो भाग 5 है उसमें संसद के बारे में प्रावधान है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ उसमें दी हुई हैं, और महालेखा परीक्षक और भारत के नियंत्रक, मतलब वही नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में प्रावधान है। जो भाग 6 इसका है, ठीक है, मतलब भाग 5 में इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन भाग 6 जो है उसमें अधीनस्थ न्यायालयों की बात की गई है। तो इसमें अगर आप जो विकल्प दिए हैं ध्यान से देखें तो बाकी सब तो भाग 5 में शामिल हो जाते हैं, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय जो है वो भाग 6 का हिस्सा है, न कि भाग 5 का। तो हमने इसमें से जो डी वाला ऑप्शन है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का, उसको बाहर कर लिया। प्रश्न संख्या 73 को देखते हैं। यहाँ एक स्टेटमेंट दिया है, उसमें से जो खाली जगह है उसको आपको भरना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कौन से वर्ष में ये फैसला लिया था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद से 9वीं अनुसूची में जोड़े गए जितने भी कानून हैं उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, मतलब उन्हें जुडिशियल रिव्यू के दायरे में लाया जा सकता है। तो एक डेडलाइन दी हुई है, मतलब एक डेट दी हुई है। अब बताइए कि किस समय यह फैसला लिया गया। 73 करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ये जो जस्टिस है या डिसीजन आप कह सकते हैं, तो ये 2007 का है। 2007 में ये फैसला लिया जाता है कि ये जो तय तारीख है 24 अप्रैल 1973, इसके बाद 9 शेड्यूल में जोड़े गए जितने भी कानून हैं उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो बी वाले को चुना। इसके बाद 74वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गोदावरी नदी जल विवाद न्यायाधिकरण जो है, मतलब ट्रिब्यूनल है, उसके अंतर्गत नहीं आता है, और कौन सा राज्य गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतर्गत आता है वो आपको बताना है। तो पहले तो आपको यही मालूम होना चाहिए कि कौन से आते हैं। तो गोदावरी नदी के जल विवाद, मतलब बंटवारे, पानी के बंटवारे को लेकर जो विवाद हुआ था, उससे संबंधित जो ट्रिब्यूनल है उसमें महाराष्ट्र शामिल है, कर्नाटक शामिल है, आंध्र भी शामिल है, मध्य भी शामिल है, मतलब मध्य प्रदेश, और ओडिशा भी शामिल है। तो अब इसमें से बचा क्या, जो बी वाला ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। केरल इसमें नहीं शामिल है और ओडिशा शामिल है, तो वही वाला विकल्प हमारे काम का है और हम बी को चुनते हैं और आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 75 को देखते हैं। कौन सा केंद्र शासित राज्य दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है और कौन सा राज्य दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत नहीं आता है। दो चीज़ें आपको बतानी है, कौन सा आता है, कौन सा नहीं आता है। तो ये जो साउदर्न जोनल काउंसिल है, इसमें आने वाली स्टेट्स कौन कौन सी हैं, आंध्र है, तेलंगाना है, दोनों थे पहले एक, अभी अलग अलग हो गए तो दोनों हैं, और कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी सब इसमें आते हैं। लेकिन जो इसमें आप देख रहे हैं कोई भी राज्य ऐसा नहीं बचा है जो कि इसमें ना आता हो। जितने भी नाम दिए हैं वो सब दक्षिणी जोनल काउंसिल में आ जा रहे हैं। तो इस हिसाब से हमें डी वाले को चुन लेना चाहिए, जिसमें ये कहा गया है कि पुडुचेरी इसके अंतर्गत आता है, लेकिन इसमें से कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जो कि इसके अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए नॉन ऑफ दीज को हमने चुना। इसके बाद 76वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। संविधान सभा के निम्नलिखित में से किस प्रमुख समिति की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। तो संविधान सभा की समितियों के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, संघ शक्ति समिति जो है इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया था प्रांतीय संविधान समिति को। अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में ये भी देखा है। तो इसमें से प्रांतीय संविधान समिति को हम चुन लेंगे और सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। बाकी ड्राफ्टिंग कमेटी का आप भी जानते हैं कौन था। प्रश्न संख्या 77 को देखते हैं। संविधान की छोटी छोटी जो समितियां थी उसमें से किसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा की गई थी, आप बताइए। और इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो सदन समिति जो है इसके अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया थे। बाकी वित्त और कर्मचारी वाले के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यायक समिति जो है उसके अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। इस हिसाब से हम देखते हैं। और के एम मुंशी जो है वो कार्य संचालन समिति को देख रहे थे। तो ए वाले को चुना, हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 78 को देखते हैं। पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति का अध्यक्ष था, मतलब इस समिति का अध्यक्ष था, और कौन प्रेस दीर्घा समिति का अध्यक्ष था। ये दो चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं। तो दो इसमें नाम पेयर में दिए हुए हैं और इसका जो राइट आंसर है इसमें ध्यान से देखें तो डी वाला हो जाएगा। यहाँ पे वी मावलंकर जो है, वी मावलंकर, जी बी मावलंकर असल में, तो ये संविधान सभा के लिए कार्यों की समिति के अध्यक्ष थे, मतलब कमेटी ऑन फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसके अध्यक्ष थे। और बाकी प्रेस गैलरी कमेटी जो है उसकी अध्यक्षा कौन थी, उषा नाथ सेन थी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 79 को देखते हैं। भारतीय संविधान सभा में मुख्य आयुक्तों के प्रांतों को कितनी सीटें दी गई थी और भारत की संविधान सभा में देसी रियासतों को कितनी सीटें दी गई थी, मतलब सीटों की संख्या आपको देखकर बतानी है। और इसमें अगर आप देखें संविधान सभा यानी 1946 की बात हो रही है, तो सीटों का जो आवंटन होता है उसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत के हिस्से में आती हैं 292 सीटें, और देशी रियासतें जो है उनको 93 मिलती हैं, जबकि मुख्य आयुक्तों के प्रांत को मिलते हैं 4।
तो उस हिसाब से अगर देखें तो सी वाला ऑप्शन हमारा परफेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 को यानी 80 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखिए। इसमें 1946 की संविधान सभा के बारे में समुदाय आधारित जो प्रतिनिधित्व था उससे संबंधित गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व जो था वो 6 का था, सिखों का 5 का और एंग्लो इंडियन का 3 का। गलत कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसमें आप बी वाले ऑप्शन को चुन लीजिए जिसमें कहा गया है कि सिर्फ दूसरा गलत है, यानी ये सिखों का जो प्रतिनिधित्व दिया है, सिखों का कितना था, ये 5 नहीं था बल्कि 4 था, बाकी जितने हैं वो ठीक दिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 81 को देखते हैं। निम्नलिखित समुदायों को आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। संविधान सभा 1946 के आधार पर ही वही जो प्रतिनिधित्व वाला मामला है उसको इसमें रखा गया है। तो हिंदू, मुस्लिम, अनुसूचित जाति और पिछड़ी जनजातियां आपको आरोही क्रम में लगाना है, यानी सबसे कम वाले को पहले रखना है और सबसे ज़्यादा वाले को बाद में रखना है। तो अब देखिए इसमें अरेंजमेंट कौन सा होना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 81 को आप देख रहे हैं, हिंदुओं का सबसे ज़्यादा था तो वो सबसे लास्ट में रहेंगे और बाकी सबसे कम किसका है, पिछड़ी जनजातियों का है। तो उस हिसाब से अगर आप अरेंज करिएगा तो जो इसका ए वाला अरेंजमेंट है वो परफेक्ट है। पहले हम इसमें शुरुआत करेंगे जो बैकवर्ड ट्राइब्स हैं वहाँ से, सबसे कम से और सबसे ज़्यादा वाले की तरफ जाएंगे। इसके बाद 82वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रांत में 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा की राज्यवार सदस्यता के हिसाब से सदस्यों की संख्या सबसे कम थी। आपको ये बताना है कि ये कौन सा भारतीय प्रांत था इसमें से जो नाम दिया हुआ है। और 82वां क्वेश्चन, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, ये पूर्वी पंजाब था। ठीक है, पूर्वी पंजाब में सिर्फ 12, बाकी जो प्रांत थे उसमें 229 का पूरा आंकड़ा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में 19 है, संयुक्त प्रांत में 55 है और बिहार में 36 थी। ठीक है, बिहार का 36 था, लेकिन यहाँ सबसे कम वाला पूछा जा रहा है तो पूर्वी पंजाब को हम इसमें से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद 83वें नंबर के प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रांत में 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा की राज्यवार सदस्यता के हिसाब से सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। सबसे कम वाला पीछे दिया गया था, अब ये सबसे ज़्यादा वाला पूछा जा रहा है। तो 83 को आप देखें, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसमें से बी वाला हो जाएगा। बी वाले को आप चुन लीजिए। देखिए मद्रास में सबसे ज़्यादा थी, मद्रास में कितनी थी 49 और बॉम्बे में उससे थोड़ा ही कम थी 21, असम में 8 और उड़ीसा में 9। प्रश्न संख्या 84 को देखते हैं। संविधान सभा का पहला सत्र 1946 में कितने दिसंबर से कितने दिसंबर के बीच में चला था, वो तारीख आपको बतानी है। तो आप जानते हैं कि 9 दिसंबर से शुरू होता है और चलता कब तक है, तो 23 दिसंबर तक। ये तारीख कहाँ तक की है, 23 तक की है, तो उस हिसाब से हम डी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 85 को देखते हैं। वर्ष 1948 में संविधान सभा का निम्नलिखित में से कौन सा सत्र आयोजित किया गया था, छठवां, दूसरा, पांचवां, चौथा। और इसका जो सही जवाब है वो इसमें ए हो जाएगा, ये छठवां सत्र था। ठीक है, छठवां सत्र जो है वो 1948 में आयोजित किया गया था। और इसमें आप देखें दूसरा सत्र जो है वो जनवरी में ही 20-25 जनवरी, मतलब 20 से लेकर 25 जनवरी 1947 में होता है। चौथा वाला जो है वो 1947 में जुलाई में होता है, अगस्त में होता है पाँचवां। छठवां जो होता है ये 27 जनवरी 1948 को होता है। अगले को देखते हैं। अनुच्छेदों की संख्या के आधार पर आपको देशों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अब देखें इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका दिया है, कनाडा दिया है, ऑस्ट्रेलिया दिया है और दक्षिण अफ्रीका दिया है। बताएं तो सबसे ऊपर आप किसको रखेंगे, इसमें आपको आरोही क्रम में अरेंज करना है। तो सबसे ऊपर जो सबसे छोटा वाला है यानी सबसे कम संख्या वाला है उसको रखेंगे। तो उस हिसाब से सी वाला अरेंजमेंट इसका ठीक दिखाई देता है। सी वाले को देखें, ये थोड़ा सा आगे पीछे करना है, मतलब पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा ऐसे अरेंज करना है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7, कनाडा में 147, ऑस्ट्रेलिया में कितना 128 और दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा 153। तो सी वाले को चुन लिया। इसके बाद 87वें नंबर के प्रश्न को देखें। किस देश का संविधान तैयार करने में सबसे अधिक समय लगे थे, मतलब सबसे अधिक वर्ष लगे थे, बताइए। इसमें से सबसे ज़्यादा समय कौन से कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने में लगा था। तो संविधान निर्माण की एक लंबी प्रक्रिया होती है। फिलहाल इसमें अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है वो सबसे ज़्यादा समय में बनकर तैयार होता है। बाकी संयुक्त राज्य अमेरिका का 4 महीने से कम टाइम में बन जाता है, कनाडा का लगभग 2 वर्ष 6 महीने में बनता है और ऑस्ट्रेलिया का बनता है 9 साल में, लगभग 9 साल में। दक्षिण अफ्रीका का 1 ही साल में बन जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया वाला बहुत टाइम लेता है और बी वाले ऑप्शन को हम सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 88 को देखते हैं। भारतीय संविधान की विशेषता राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ये निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है, वो आपको बताना है। देखिए और बताइए। तो आप जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है उसमें ये प्रावधान है राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन का, और हमने ये जो चीज़ है, मतलब ये जो प्रावधान है ये वहीं से सीखा है। तो दक्षिण अफ्रीका वाला इसमें से हम चुन लेंगे डी वाला ऑप्शन। इसके बाद 89 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान दिखाई देते हैं। तो ये जो 89वां क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर इसका डी होना चाहिए। जो 239 क है, मतलब क क्लॉज क, यानी ये इसका भाग दिया हुआ है। तो इसमें दिल्ली राज्य के बारे में यानी दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के बारे में स्पेशल प्रोविजन दिए हुए हैं। ये डी वाला ऑप्शन हम इसमें से सिलेक्ट करते हैं। इस तरह के मिलते जुलते जो नंबर होते हैं ना, ये आसानी से याद नहीं होते। प्रश्न संख्या 90 को देखते हैं। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 के द्वारा छत्तीसगढ़ भारत का कौन से नंबर का राज्य बन गया। मध्य प्रदेश राज्य का ही टुकड़ा किया जाता है। ठीक वैसे ही बिहार में से झारखंड को काटा जाता है। तो झारखंड भारत का कौन से नंबर का राज्य बन गया सन 2000 में। सन 2000 के ही दोनों बने हैं।
तो प्रश्न संख्या 90 और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा। देखिए छत्तीसगढ़, यहाँ देखें सी वाले ऑप्शन को, छत्तीसगढ़ जो है वो 26वां राज्य बनता है और झारखंड जो है वो 28वां बनता है। 91 को देखिएगा, इस अधिनियम ने केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी का नाम बदलकर केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी कर दिया। अब ये कौन सा अधिनियम था? नाम परिवर्तन अधिनियम था, लेकिन कौन से सन में आया था ये आपको बताना है। 91 का करेक्ट आंसर, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें बी हो जाएगा। देखिए सन 2006 की बात है ये, कि पुडुचेरी इसका नाम बदलकर कर दिया जाता है। तो नाम परिवर्तन अधिनियम सन 2006 और बी वाले ऑप्शन को हमने सेलेक्ट किया। इसके बाद 92 को देखते हैं, उत्तरांचल राज्य का नाम बदलकर उत्तराखंड कब किया गया और उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कब किया गया? ये दो चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं। तो उत्तर प्रदेश में से उत्तरांचल को अलग किया गया, कुछ समय तक उत्तरांचल के ही रूप में वो राज्य चलता है, बाद में उसका नाम उत्तराखंड कर दिया जाता है, क्योंकि उत्तरांचल जो शब्द था इससे ये मालूम होता था कि वो उत्तर प्रदेश का आंचल है जो कि काट लिया गया है, तो इसलिए उसकी पहचान बदलने के लिए उसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। अब बताइए कि इसमें से कौन सा सही है, मतलब जो वर्षों का जोड़ा दिया है कौन सा सही। तो क्वेश्चन नंबर 92 को देखें तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ए वाले ऑप्शन को देखें, 2006 और 2011, 2006 में ये नाम बदला जाता है और 2011 का जो समय है उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया जाता है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि है 93वां। मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक राज्य कब कर दिया गया और मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया? अब ये कब किया गया बताइए। मैसूर को कहा गया कर्नाटक और मद्रास को कहा गया तमिलनाडु। तो 93 और करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। मैसूर राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम आता है 1973 में, तो ये 1973 की बात है, और मद्रास वाला आता है 1968 में। तो यहाँ 1973 और 1968 वाला जो ऑप्शन है वो सी वाला है, उसको चुन लेते हैं। इसके बाद 94 को देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का आपको चयन करना है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 का है, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम 1973 का है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1976 का है और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो है वो 1978 का है। तो अब आपको ये बताना है कि इसमें से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कौन सी है। सी वाले ऑप्शन को चुन लीजिए। इसमें से सी में कहा गया है, यहाँ आप देख रहे हैं न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ये जो है मिनिमम नीड प्रोग्राम, इसकी जो डेट दी है ना वो गलत है, 1974 होगा यहाँ पे, ना कि 1976। यहाँ पे 74 होना चाहिए, बाकी सब सही है। प्रश्न संख्या 95 को देखते हैं। कालानुक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो जवाहर रोजगार योजना है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना है। तो अब आप ये बताइए कि क्रोनोलॉजी इसमें से किसकी परफेक्ट है, नीचे जो ऑप्शन दिया है। और 94 का जो करेक्ट आंसर, माफ कीजिए 95 जो है इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बी वाले ऑप्शन को पहले चुन लेते हैं। देखिए पहले से ही व्यवस्थित है, इसमें कुछ नहीं करना था, हाँ डेट मालूम होनी चाहिए। तो 1989 की है जवाहर रोजगार योजना, ठीक है, और स्वर्ण जयंती ग्राम वाला जो है वो 1999 का है। इसके बाद आप देख रहे हैं ग्रामीण रोजगार योजना, जो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है ये सन 2001 की है, जबकि जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम है ये आप भी जानते हैं कि 2006 का है। ऐसे हमने देखा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 96 को देखते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया था वो भी आपको बताना है, और साथ में ये बताना है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो संशोधन अधिनियम कौन सा था और संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था, ये दो चीज़ आपको देखनी है। और 96 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। सन 2018 की बात है और ये 102वें नंबर का संशोधन होता है, ठीक है। 2018 में 102वें नंबर का संशोधन संविधान में किया जाता है और तब जाकर इस जो संवैधानिक आयोग है, मतलब संवैधानिक दर्जा है ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का, वो उसे प्राप्त होता है। इतनी बड़ी जो परिवर्तन चीज़ें हैं ना, मतलब परिवर्तन करने के लिए जो चीज़ें होती हैं उसमें संविधान में संशोधन करना पड़ता है। तो कौन से नंबर का संशोधन है ये पूछा जा सकता है, ये अलग अलग भी पूछा जा सकता है, एक में भी। फिलहाल बी वाले ऑप्शन को चुना। इसके बाद 97 को देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्य से संबंधित सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो एक पैराग्राफ दे रखा है, कहा गया कि इस अधिनियम ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक विशेष अधिकारी के स्थान पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया। तो बताएं कि ये कौन से नंबर का संशोधन अधिनियम था, 97। और इसका जो सही जवाब है वो इसमें डी हो जाएगा। डी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। 65वां ये अमेंडमेंट था जो कि 1990 में होता है, ठीक है, 1990 में होता है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 98 को देखते हैं। 98 में कहा जा रहा है कि 72वें संशोधन अधिनियम 1992 ने निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर के राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया था। ये कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था ये भी पूछा जा सकता है। फिलहाल आपको ये बताना है कि कौन सा ये पूर्वोत्तर का राज्य था जिसके लिए प्रोविजन किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 98 का जो राइट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा। ये त्रिपुरा था, ठीक है, त्रिपुरा के लिए प्रावधान किया जाता है, त्रिपुरा की विधानसभा के लिए किया जाता है। तो ए वाले ऑप्शन को हमने सेलेक्ट किया। 99 को देखते हैं। 56वां संशोधन अधिनियम होता है और इसके द्वारा गोवा विधानसभा के सदस्यों की संख्या को निर्धारित किया जाता है। ये कब लागू किया गया था वो डेट आपको बतानी है और साथ में ये बताना है कि कितनी संख्या निर्धारित की गई थी। तो 56वां संशोधन होता है 1987 में, इसकी जो डेट है वो 1987 की है और सदस्यों की संख्या निर्धारित की जाती है 30।
तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो एकदम सही है। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्य के बारे में सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो इस संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्यसभा माफ कीजिएगा, लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर, पहले कितनी थी 21 थी, वहां से घटाकर 18 कर दी। तो ये कौन वाला अमेंडमेंट था जरा बताइए। पहले क्या था, 18 वर्ष नहीं बल्कि 21 साल का होने पे आपको वोट देने के लायक समझा जाता था। तो 61वां संशोधन किया जाता है और ये संशोधन होता है 1989 में, जिसके द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में चुनाव के समय मतदान करने की जो आयु है उसको 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। तो 61वां संशोधन और 1989, यानी राइट आंसर इसका सी होगा। तो यहाँ तक हमने इस टेस्ट को समाप्त किया है और ऐसे बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन और मॉक्स आपको मिलते रहेंगे। बने रहिए हमारे चैनल पर, तब तक के लिए नमस्कार।